बातचीत की कला पर एक दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए 4 बहुत ही असरदार तकनीकों पर बात करता है। बिल्कुल। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें असल में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। सही बात है। हम सभी कभी न कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां बातचीत अचानक रुक जाती है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हाँ। फिर दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, अब क्या बोलूं। हाँ, वो सबसे डरावना और बताओ और सुनाओ वाला मोमेंट। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन 4 तकनीकों को लिस्ट करना नहीं है, बल्कि इन्हें गहराई से समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये काम क्यों करती हैं, इन्हें इस्तेमाल करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं और कैसे ये सिर्फ बातचीत को लंबा करने के बजाय उसे ज्यादा मीनिंगफुल बना सकती हैं। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो स्रोत की पहली तकनीक का नाम है क्वालिटी। क्वालिटी? हाँ, इसका मतलब है अपनी बातचीत से फिलर शब्दों को हटाना। ओके। तो ये हैं वो शब्द जैसे यू नो, लाइक, बेसिकली। लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्या ये शब्द हमारी बातचीत को ज्यादा स्वाभाविक और इंसानी नहीं बनाते? मुझे हमेशा डर लगता है कि अगर मैं इन शब्दों को पूरी तरह से हटा दूंगा तो मैं किसी रोबोट की तरह लगूंगा जो रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। यहाँ पर हमें 2 चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। एक होता है विचारशील ठहराव और एक होता है घबराहट भरा फिलर। जब हम सोचते हुए थोड़ा रुकते हैं तो वो स्वाभाविक लगता है, लेकिन जब हम हर दूसरे शब्द के बाद यू नो लगाते हैं तो ये सुनने वाले को संकेत देता है कि हम खुद अपनी बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। अच्छा। ये आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है, इंसानियत को नहीं। अच्छा, तो ये अनिश्चितता का एक संकेत है। स्रोत में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ। पहले इसे फिलर शब्दों के साथ सुनते हैं। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ। दोपहर तक नॉर्मली क्रिकेट खेलता हूँ, देन शाम को नॉर्मली फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मजा आता है। अब इसी बात को बिना उन शब्दों के सुनिए। मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ और दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ, देन शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मजा आता है। जानकारी बिल्कुल वही है, लेकिन दूसरे तरीके में एक स्पष्टता है, एक अधिकार है। ऐसा लगता है कि बोलने वाला अपने विचारों को लेकर बिल्कुल साफ है। हाँ, दूसरा वाला सुनने में ज्यादा दमदार और भरोसेमंद लगता है। लेकिन असल जिंदगी में जब कोई मुश्किल विषय पर सोच रहा हो या किसी जरूरी मीटिंग में हो तो इन शब्दों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। ये अपने आप निकलते हैं। क्या स्रोत इससे प्रैक्टिस करने का कोई तरीका बताता है? स्रोत सीधे तौर पर कोई ड्रिल नहीं बताता, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है खुद के प्रति जागरूक होना। ओके। एक आसान एक्सरसाइज है कि कोई भी अपने फोन पर खुद को 5 मिनट के लिए किसी भी विषय पर बात करते हुए रिकॉर्ड करे। जब उसे वापस सुनेंगे तो हैरानी होगी कि कितनी बार इन फिलर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। एक बार जब इस आदत को लेकर जागरूकता आ जाती है तो फिर सचेत रूप से उन्हें एक छोटे से ठहराव से बदलना शुरू किया जा सकता है। तो ये बात सिर्फ शब्दों को हटाने की नहीं, बल्कि उनकी जगह एक शांत ठहराव लाने की है। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरी तकनीक पॉज या ठहराव बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ फिलर शब्दों की जगह भरने के लिए नहीं है, इसका अपना एक अलग ही महत्व है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी है कि उसे कैसे कहा जा रहा है। और शब्दों के बीच की खामोशी यानी पॉज कही हुई बात में वजन डाल सकती है। उसी पुराने उदाहरण को फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार सही जगहों पर पॉज के साथ। मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ और दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ, देन शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मजा आता है। ये जो ठहराव है ये बहुत शक्तिशाली है। इसके 2 साइकोलॉजिकल असर होते हैं। पहला, ये सुनने वाले के दिमाग को कही गई बात को प्रोसेस करने का समय देता है। सही। उनकी समझ गहरी होती है। दूसरा, ये एक तरह का सस्पेंस या उत्सुकता पैदा करता है। जब आप रुकते हैं तो सामने वाला ध्यान से सुनता है कि आगे क्या आने वाला है। ये आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये दिलचस्प है क्योंकि हमारी संस्कृति में, खासकर ग्रुप बातचीत में, अक्सर चुप्पी को असहज माना जाता है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गेंद गिरा दी हो। लोग उस खालीपन को भरने के लिए तुरंत कुछ ना कुछ बोल पड़ते हैं। तो क्या ये तकनीक अपनाने के लिए एक तरह की, क्या कहेंगे, मानसिक रीट्रेनिंग की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है। ये अपने आप को और अपने साथ बात करने वाले को
उस खामोशी में सहज महसूस कराने की ट्रेनिंग है। ये इस विश्वास से आता है कि आपकी बात इतनी महत्वपूर्ण है कि लोग उसके लिए इंतजार करेंगे। जो व्यक्ति घबराया हुआ होता है वो जल्दी जल्दी बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहता है। जो आत्मविश्वासी होता है वो अपनी गति से ठहराव लेकर बोलता है। ठीक है, तो क्वालिटी और पॉज मिलकर हमारी डिलीवरी को सुधारते हैं। लेकिन अच्छी डिलीवरी का क्या फायदा अगर कंटेंट ही एक इंटरव्यू जैसा लगे? सही बात है। मुझे लगता है हम सब ने ऐसी बातचीत झेली है। कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या पसंद है, एक के बाद एक सवालों की बौछार। स्रोत का इस बारे में जो सुझाव है वो मुझे बहुत क्रांतिकारी लगा। हाँ, और ये एक बहुत आम गलती है। लगातार सवाल पूछने से बातचीत एक तरफा हो जाती है। एक व्यक्ति पूछताछ करने वाले की भूमिका में आ जाता है और दूसरा जवाब देने वाले की। इसमें बराबरी का एहसास खत्म हो जाता है। इसका उपाय है सवालों की जगह स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना। स्रोत में पहली स्टेटमेंट तकनीक है कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स। इसमें आप सामने वाले को देखकर उसके बारे में एक अंदाजा लगाते हैं। जैसे आपकी हॉबीज क्या हैं पूछने के बजाय कहा जा सकता है आपकी बातों से लगता है कि आप काफी क्रिएटिव इंसान हो। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपकी हॉबीज भी काफी दिलचस्प होंगी। हाँ। लेकिन क्या इसमें गलत होने का रिस्क नहीं है? मान लीजिए मैंने किसी को देखकर कहा आप काफी एडवेंचरस लगते हो और वो असल में बहुत शर्मीले हों, तो क्या ये उन्हें असहज नहीं कर देगा? यही तो इस तकनीक की खूबसूरती है। अगर आप गलत भी हुए तो भी बातचीत आगे बढ़ेगी। अच्छा। वो आपको सही करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं मैं एडवेंचरस कहाँ, मुझे तो घर पर बैठकर किताबें पढ़ना पसंद है। और बस आपको बात करने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया, किताबें। वाओ। और अगर आप सही निकले तो एक गहरा कनेक्शन तुरंत बन जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें सच में समझते हैं। स्रोत में ज्योतिषियों का जो उदाहरण है वो इसी मनोविज्ञान पर काम करता है। बेटा तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है, ये बात ज्यादातर लोगों पर किसी न किसी हद तक लागू होती है और वो तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट है। और दूसरी स्टेटमेंट टेक्निक है स्टोरी स्टेटमेंट्स। किसी से सीधे पूछने के बजाय कि उन्हें किस चीज से डर लगता है, आप एक कहानी सुना सकते हैं। जैसे बचपन में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मैं सोते टाइम खुद को ब्लैंकेट में पूरी तरह छुपा लेता था ताकि कोई भूत मुझे पकड़ ना पाए। और ये बहुत शक्तिशाली है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अभी जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से आधे अपने बचपन के किसी डर के बारे में सोचने लगे होंगे। सही बात। मेरा डर तो छिपकलियों से था। ये तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि आपने सिर्फ एक सवाल नहीं पूछा बल्कि अपनी एक कमजोरी, अपनी एक कहानी साझा की। अपनी कमजोरी दिखाने से आप सामने वाले को सहज महसूस कराते हैं। वो भी अपनी कहानी बताने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसके अलावा आपने उन्हें बात करने के लिए कितने सारे टॉपिक दे दिए। बचपन, डर, भूत, कंबल में छिपना। बिल्कुल। वो इनमें से किसी भी एक धागे को पकड़कर अपनी बात शुरू कर सकते हैं। ये एक सवाल पूछने से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। ये बातचीत को जानकारी के लेन देन से निकालकर अनुभव के साझा करने तक ले जाता है। और अब आते हैं चौथी और शायद सबसे जरूरी तकनीक पर। चौथी तकनीक कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी। मैं अक्सर उस "ओह दैट्स नाइस" वाली स्थिति में फंस जाता हूँ। जैसे कोई कहता है मैं मुंबई से हूँ और मैं कहता हूँ ओह अच्छा, और फिर सन्नाटा। हाँ। स्रोत ने इस जाल से निकलने का जो तरीका बताया है वो कमाल का है। ये हम सबकी कहानी है। कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग का मतलब है बातचीत के धागों को बुनना। इसके दो हिस्से हैं, धागे देना और धागे पकड़ना। पहले धागे देने की बात करते हैं। स्रोत कहता है कि जब आप कोई जवाब दें तो उसमें थोड़ी ज्यादा जानकारी दें। हाँ। ताकि सामने वाले को बात आगे बढ़ाने के लिए कुछ मिल सके। सिर्फ मैं मुंबई से हूं कहने के बजाय आप कह सकते हैं वैसे तो मैं मुंबई से हूं लेकिन मुझे छोटे शहर में रहना ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। अब देखिए इस एक वाक्य में बात करने के लिए कितने धागे हैं। पहला है मुंबई। शायद सामने वाला मुंबई कभी गया हो या वहां के बारे में कुछ कहना चाहता हो। सही। दूसरा है छोटे शहर। वो छोटे शहरों के बारे में बात कर सकता है। तीसरा है भीड़ भाड़। वो ट्रैफिक और भीड़ पर बात शुरू कर सकता है। आपने एक बंद जवाब देने के बजाय 3 खुले दरवाजे दे दिए। स्रोत में एक और अच्छा उदाहरण है एक प्रोग्रामर का। सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं प्रोग्रामर हूं, वो कह सकता है मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर हूं और अपनी स्किल्स से लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। हाँ। चलिए इसे आजमाते हैं। मान लीजिए कोई टीचर है, वो सिर्फ मैं टीचर हूं कहने के बजाय क्या कह सकता है? एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद वो कुछ ऐसा कह सकता है, मैं स्कूल में इतिहास पढ़ाती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को सूखी तारीखों के बजाय
कहानियों के जरिए गुजरे हुए जमाने से जोड़ सकूं। वाह, अब देखिए इसमें कितने धागे हैं। स्कूल का जीवन, इतिहास, पढ़ाने का तरीका, कहानी सुनाना और बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, ये एक साधारण पेशे को एक दिलचस्प मिशन में बदल देता है। ये शानदार है। तो ये हुआ धागे देना, लेकिन थ्रेडिंग का दूसरा हिस्सा है धागे पकड़ना। हाँ, और ये शायद ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है ध्यान से सुनना, ये पहचानना कि सामने वाले की बात में कौन कौन से संभावित विषय छिपे हैं। अगर वो कहता है मैं मुंबई से हूँ, तो सिर्फ अच्छा कहने के बजाय उनमें से एक धागा पकड़ा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है, मुंबई में कहाँ से? मैंने सुना है वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत कमाल का है। या मुंबई की सबसे अच्छी या सबसे बुरी बात क्या लगती है? मतलब ये एक लेन देन जैसा है। अगर सामने वाला कम धागे दे रहा है तो आप ज्यादा धागे देकर बातचीत को जिंदा रख सकते हैं। हाँ। और अगर वो ज्यादा धागे दे रहा है तो आपका काम है उनमें से सबसे दिलचस्प धागे को पकड़ना और उस पर बात करना। बिल्कुल, ये एक डांस की तरह है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे का साथ देते हैं। आप हमेशा ये नहीं सोच रहे होते कि अगला स्टेप क्या होगा, बल्कि आप संगीत और अपने पार्टनर के मूव्स पे ध्यान देते हैं। यहाँ संगीत है बातचीत का प्रवाह। तो ये थी कम्युनिकेशन की 4 बेहतरीन तकनीकें। पहली, क्वालिटी, गैर जरूरी फिलर शब्दों को हटाकर अपनी बात में स्पष्टता लाना। दूसरी, पॉज, सही जगह रुककर अपनी बात में वजन और आत्मविश्वास पैदा करना। तीसरी, स्टेटमेंट सवालों की बौछार करने के बजाय कोल्ड रीड और स्टोरी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके एक गहरा और दो तरफा कनेक्शन बनाना। बिल्कुल। और चौथी, कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग, बातचीत के धागों को देना और पकड़ना ताकि बात कभी रुके ही नहीं और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती रहे। जब इन चारों को एक साथ देखा जाए तो ये किसी भी बातचीत को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये सिर्फ बातूनी होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने के बारे में है। सच कहूं तो इन सभी तकनीकों के मूल में एक ही विचार है, बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहना और ध्यान से सुनना। ये टेक्निकें सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये हमें बेहतर श्रोता और बेहतर संवाद करने वाला बनने के लिए मजबूर करते हैं। हम अक्सर ये सोचने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अब मैं आगे क्या कहूँ, कि हम ये सुनना ही भूल जाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। ये बहुत जरूरी बात है। हम अक्सर अपनी अगली लाइन तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और शायद हमें ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने अभी जो कहा उसमें सबसे दिलचस्प क्या है। अगली बार जब कोई किसी से बात करे तो ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं या हम सच में कनेक्शन बना रहे हैं? यही सवाल इन तकनीकों को सिर्फ स्किल से ज्यादा एक कला बना देता है। तो अगली बार जब कोई किसी से बात करे तो इन तकनीकों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए, क्या मैं सिर्फ जानकारी का लेन देन कर रहा हूं या एक अनुभव साझा कर रहा हूं? सही। क्योंकि शायद बेहतरीन बातचीत दिमाग से नहीं, बल्कि उस साझा किए गए अनुभव से पैदा होती है।